आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल्स। ये फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत कंपलसरी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है? तो एक्चुअली सुपर पोजिशन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो हम रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं वो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होती है। हियर वी कैन से व्हाट इज द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल्स। तो हम कहते हैं कोई एक ऐसा मटेरियल है जिसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर चार्जेस की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट, लाइक Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 समथिंग, और ओरिजिन पॉइंट से इनके मिड की जो डिस्टेंसेस हैं वो R1, R2, R3 डैश डैश है। इसी तरह से n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो इनके मिड की जो डिस्टेंस होगी वो Rn होगी और चार्ज पार्टिकल्स की वैल्यू जो होगी वो Qn तक होगी। ओरिजिन पॉइंट से जब R1 डिस्टेंस पर लाइक Q1, R2 डिस्टेंस पर Q2, R3 डिस्टेंस पर Q3, इसी तरह से समथिंग चार्ज पार्टिकल्स थे और किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल्स के मिड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा लाइक Q1 और Q2 के मिड में होगा तो F12 प्रोड्यूस होगा। उसी तरह से Q1 एंड Q3 के मिड में होगा तो F13 होगा। उसी तरह से Q1 और Q4 के मिड में होगा तो F14 होगा। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल चार्जेस बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल्स मिड में प्रोड्यूस होंगे। अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि किसी मटेरियल में जो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आती है, यानी रिजल्टेंट फोर्स की जो वैल्यू आती है वो दो चार्ज पार्टिकल यानी टू चार्ज पार्टिकल्स के मिड में इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के जस्ट इक्वल आती है, लाइक F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 समथिंग। इसी तरह से टोटल n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के मिड में जो टोटल फोर्सेस की वैल्यू होगी वो इसी तरह से हम कहेंगे कि सबके वेक्टर सम के जस्ट इक्वल आएगी। अच्छा, इसी को हम टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम क्लियर करें कि व्हाट इज द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, तो हियर हम कहते हैं कि टू डायमेंशनल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है जिस पर दो चार्ज पार्टिकल्स लाइक समथिंग, दिस इज द चार्ज पार्टिकल Q3 एंड दिस इज द चार्ज पार्टिकल Q2 एंड दिस इज द पोजिशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स Q1। अब डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस जो ओरिजिन पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं, तो लाइक Q2 जो है वो चार्ज डिस्टेंस जो है वो R2 से प्लेस्ड है, या Q3 जो है वो R3 है, इनके मिड की डिस्टेंस वो R1 है। तो अब हम कहते हैं चार्ज पार्टिकल्स Q2 और Q1 के मिड में या फिर Q3 के मिड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, और जब दोनों सेम चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। रिपल्सिव फोर्स की जो वैल्यू होगी वो Q1 एंड Q2 की वजह से F12 होगी, और सेम टू सेम हियर वी कैन से अगर Q3 चार्ज पार्टिकल्स होगा तो इसके मिड की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो F13 होगा। ये रिजल्टेंट फोर्स आता है, ये इसी को हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू हमें इजीली फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब हम कहें कि Q2 और Q1 के मिड जो सेंटर ऑफ रेडियस होगा वो R12 वेक्टर कैप के साथ होगा, फिर Q3 एंड Q1 के मिड जो होगा वो R13 होगा। समथिंग हियर डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट O से Q1, Q2, Q3 के मिड की जो डिस्टेंसेस R1, R2 और R3 थी उन्हीं की रेडियस वेक्टर्स जो है वो Q2 और Q1 के मिड में R12 और Q3 और Q1 के मिड में R13। इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेक्टर के फॉर्म में जब हम फाइंड करते हैं, एक्चुअली कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू जानते हैं 1/4πε0 Q0/r² होती है। जब इसी को वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर F इक्वल टू 1/4πε0 Q0/r² वेक्टर के साथ इनटू यूनिट वेक्टर कैप। वी नो वेरी वेल कि यूनिट वेक्टर कैप या कैप वेक्टर R की जो वैल्यू होगी, कैप R की जो वैल्यू होगी वो वेक्टर कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R के जस्ट इक्वल होगी। या हम कह सकते हैं कि वेक्टर R की जो वैल्यू कैप R की जो वैल्यू होगी वो वेक्टर R एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R इन दोनों के रेशियो के जस्ट इक्वल आएगी। इसी को हम यूनिट वेक्टर्स भी बोलते हैं। अब यूनिट वेक्टर की जब वैल्यू हम फाइंड करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पर यूनिट वेक्टर की वैल्यू, तो हियर वी कैन से द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी 1/4πε0 Q0/r³ एंड वेक्टर R के फॉर्म में हो जाएगा। R³ यानी ऑलरेडी दो मैग्नीट्यूड था ही, एक और मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई हो जाएगा वो R³ हो जाएगा।
उसी बेसिस पर जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी टू चार्ज पार्टिकल्स के मिड में जब होगा तो F12 की जो वैल्यू होगी वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R12 कैप के साथ होगी। जब इसी कैप को हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो R12 वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का होल क्यूब या मैग्नीट्यूड ऑफ का होल क्यूब इंटू R12 वेक्टर के साथ हो जाएगी। अब इसी को और हम डिफरेंट फॉर्म में लिखें तो 1/4πε की वैल्यू 1/4πε0 एंड Q1 Q2 इसको लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का होल क्यूब इंटू R12 वेक्टर के साथ। लाइक दिस F12 की ये वैल्यू होगी। इसी तरह से हम F13 की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R1 माइनस R3 का होल क्यूब इंटू R13 कैप। उसी तरह से F14 की जो वैल्यू होगी वो लाइक दिस समथिंग होगी। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अकॉर्डिंग उस मटेरियल का टोटल मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट जब फोर्स फाइंड करते हैं तो उसी को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। यानी F रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर, इन सब के वेक्टर सम के जस्ट इक्वल आएगी। अब सभी की वैल्यू को अगर हम सम करें यानी ऐड करें तो 1/4πε0 एंड Q1 की जो वैल्यू होगी सब में सेम होगी। Q2 अपॉन हम इसको इजीली लिख सकते हैं कि R12 का होल स्क्वायर R12 वेक्टर प्लस Q3 अपॉन R13 वेक्टर स्क्वायर प्लस R13 वेक्टर्स प्लस समथिंग इस तरह से टोटल के ऐड के जस्ट इक्वल होगी। हियर वी कैन से 1/4πε0 Q1 की वैल्यू वैसे रहेगी। इसी को हम समेशन ऑफ ऑल टर्म्स लिखेंगे QI अपॉन R1I का होल स्क्वायर R1I कैप के साथ I की जो वैल्यू रहेगी वो 1 से लेकर के I की वैल्यू जो रहेगी वो n टर्म्स तक रहेगी। यहाँ पर हम रिजल्टेंट फोर्स को कुछ इस तरह से भी इसको हम एलिब्रेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि F रिजल्टेंट की वैल्यू जो आएगी वो 1/4πε0 Q1 तो फिक्स रहेगा, बाकी QI टर्म्स अपॉन R1I का होल स्क्वायर इंटू R1I कैप वेक्टर के साथ। हियर दिस इज द मैग्नीट्यूड वेक्टर्स एंड मैग्नीट्यूड वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो R12 स्क्वायर R1I स्क्वायर R1I कैप के साथ होगी, वेक्टर के साथ होगी। अब इसी को एक टर्म्स में और लिखना चाहें, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। 1/4πε0 इसको हम लिख सकते हैं Q1 तो वैसे ही रहेगा, सम ऑफ ऑल टर्म्स में I की वैल्यू 1 से लेकर के n टर्म तक रहेगी, जिसमें हम QI अपॉन इसको हम इजीली लिख सकते हैं कि R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड के साथ होल स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर के साथ। इसको एक और टर्म्स में हम लिख सकते हैं कि 1/4πε0 Q1 सम ऑफ ऑल टर्म्स I का टर्म्स 1 से लेकर के n तक, फिर QI अपॉन ये हो सकता है, ये हो जाएगा R1 माइनस RI का होल क्यूब इंटू R1I वेक्टर के साथ। R1 का होल क्यूब मीन्स यूनिट वेक्टर के साथ जब वैल्यू रहेगी तो इसी को यूनिट वेक्टर यहाँ पर रहेगा। अभी तक यूनिट वेक्टर को जैसे ही हम टर्म में चेंज करेंगे यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड लाइक दिस यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर R अपॉन मोड ऑफ R के फॉर्म में जैसे ही हम चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्यूब के जस्ट इक्वल आ जाएगी। इस तरह से टोटल फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आती है वो हो जाएगी 1/4πε0 Q1 सम ऑफ ऑल टर्म्स I इक्वल टू 1 से लेकर के n तक QI अपॉन R1 माइनस RI का होल क्यूब इंटू R1I वेक्टर के साथ। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट जब different multiple charges are placed at a small distance and between two any charge particles individual forces के वेक्टर के सम के जस्ट इक्वल आता है रिजल्टेंट वैल्यू।
ये टोटल पॉइंट्स रहा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी है कि जो दो चार्ज पार्टिकल्स के मिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लीकेबल होगा, लाइक Q1 और Q2 के मिड में F12 की वैल्यू होगी, ये किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू कोई अफेक्टेड नहीं होगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और भी चार्ज पार्टिकल्स के प्रेजेंस रहने की वजह से इस फोर्स पर, इन दो चार्ज पार्टिकल्स के मिड में जो फोर्स अप्लीकेबल होगा उस पर कोई अफेक्ट नहीं होगा, या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जो डू नॉट अफेक्टेड टू अनदर चार्ज पार्टिकल विथ प्रेजेंस इन द मटेरियल्स। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो टॉपिक था वो कवर हुआ। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इसके थ्रू कोई ऐसा मटेरियल्स हो जिसमें मल्टीपल चार्जेस की वैल्यू दी रहेगी। मल्टीपल चार्जेस का मीन्स इट मीन्स Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरह से वैल्यू दी रहेगी। Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, Q3 की वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू दी रहेगी। ओरिजिन पॉइंट से इनके मिड की जो रेडियस वेक्टर्स यानी R1, R2, R3, R4 कुछ इस तरह से वैल्यू दी रहेगी, जिसके अकॉर्डिंग इन दो चार्ज पार्टिकल्स के मिड में इंडिविजुअल फोर्सेस की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट करके या फिर डायरेक्ट रिजल्टेंट फोर्स के फॉर्मूले में रख करके F12 प्लस F13 प्लस F14 इस तरह से सभी के वेक्टर सम के जस्ट इक्वल जो वैल्यू आती है वही हमारे रिजल्टेंट वैल्यू कहलाती है। दिस इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड या तो ये प्रिंसिपल ही पूछा जाता है या कह लीजिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पोर्शंस होते हैं उससे कवर किया जाता है। या हम कह सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनमें फर्स्ट पॉइंट हमने कहा कि एनी टू चार्ज पार्टिकल्स के मिड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, एनी टू चार्ज पार्टिकल्स के मिड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लीकेबल होता है, क्या वो दूसरे चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू अफेक्टेड होता है कि नहीं, तो हम कहते हैं नहीं, ये नहीं होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा कि जो मल्टीपल फोर्सेस होता है, यानी जो मल्टीपल फोर्सेस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, मल्टीपल चार्ज पार्टिकल्स के मिड में होता है, क्या उनको भी वेक्टर सम किया जा सकता है, तो इजीली हम कह देंगे कि जब वेक्टर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम इजीली ऐड कर सकते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स के। तो हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आल्सो हियर वी कैन ऐड इंडिविजुअल फोर्सेस बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल्स के मिड में हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दिस इज टोटली अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बाय माय साइड। आज के लिए बस थैंक्स।